ठीक है, तो चलो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर मान लो कि एंगल ऑफ रिपोज है हमारा फाइव, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज फाइव कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मतलब ये वो एंगल है जहां पे ब्लॉक जस्ट टेंड टू स्लाइड हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि फाइव की वैल्यू है 40 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे इसको रखे हो तो जैसे ही आप 40 डिग्री ले जाओगे ये ब्लॉक जस्ट टेंड टू स्लाइड होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज हर सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, आप समझ गए होंगे। किसी के लिए एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री भी हो सकता है और किसी के लिए एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री भी हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के लिए फिक्स होगा। मान लेते हैं, हम समझाने के लिए बताते हैं कि इस सिचुएशन के लिए एंगल ऑफ रिपोज है 40 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री है या फिर फाइव है तो बताओ, अब एक चीज बताओ, एंगल ऑफ रिपोज 40 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इस इंक्लाइन प्लेन को 40 डिग्री में रखोगे ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं, तो क्या मैं हर बार ब्लॉक ये इंक्लाइन प्लेन 40 में रखूं ना, इसमें तीन तरह के केस बन सकते हैं। तब क्या होगा जब मेरा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन 40 डिग्री से कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक केस नंबर वन क्या हमारा बनेगा, व्हेन थीटा इज लेस देन फाइव, है ना, ये केस हमारा बन सकता है कि नहीं? अरे ये केस हमारा बन सकता है कि नहीं, व्हेन थीटा इज लेस देन फाइव, जब हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फाइव से कम हो, एक केस ये बन सकता है ना। एक और क्या केस बन सकता है, जब थीटा की वैल्यू फाइव के बराबर हो, एक केस ये भी बन सकता है। तब क्या होगा जब हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तब क्या होगा जब हमारा थीटा का वैल्यू फाइव के बराबर हो। उस समय का मतलब क्या हुआ कि बेटा एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन हम लोग उतना ही रखे हैं जो एंगल ऑफ रिपोज है। जैसे 40 डिग्री के केस में क्या हुआ, तो ये पहला सिचुएशन क्या कहता है कि मान लो एंगल ऑफ रिपोज है 40 डिग्री और हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रखा 30 डिग्री, तो ये पहला वाला सिचुएशन है। मान लो एंगल ऑफ रिपोज है 40 डिग्री और हमने सही में इसको 40 डिग्री रखा, तो ये दूसरा वाला सिचुएशन है। और तीसरा केस क्या बन सकता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 5। क्लियर? तीसरा केस क्या बन सकता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि एंगल ऑफ रिपोज हमारा 40 डिग्री, तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री से ज्यादा कुछ भी ले सकता हूं, 51 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो ये तीन तरह के केस बन सकते हैं। अरे बन सकते हैं कि नहीं? और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, इन तीन केसेस को आप अच्छे से समझ गए तो सारे एग्जाम खास करके नीट और जेई में जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आराम से आप सॉल्व करोगे, कोई टेंशन नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इस पूरे खेल को समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, मतलब तीन तरह के केस हुए हमारे पास, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर तीन तरह के केस हुए। अब आप अगर हर एक केस को ध्यान देंगे तो एक केस हमारा हुआ, जरा ध्यान से देखना, एक केस हुआ हमारा व्हेन थीटा इज लेस देन 5, तो एक केस हमारा बना जब थीटा की वैल्यू 5 से कम है ना। एक केस हमारा तब बना व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5 और एक केस हमारा तब बना व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 5। क्या ये बात सबको समझ में आए? अच्छा इन तीनों केस में हम लोग क्या करते हैं, हर फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, हर फोर्स को एनालाइज करते हैं। तो देखिए ये टेबल जो है बड़ा खास है, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आपको पूरा फील आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत जानदार एंड शानदार टॉपिक है। तो ठीक है, तो सारे लोग जरा ध्यान से देखना इस पूरे गेम में। ठीक है, अच्छा अब आप जब किसी ये देखोगे तो कितने तरह के फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी गेम में। तो चलो जरा देख लेते हैं एक बार जनरल, ये हमारा थीटा, ये हमारा ब्लॉक, तो एक तो फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन। क्लियर? अच्छा एक केस ये बनेगा हमारा, अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा, और एक इधर बनेगा mg sin थीटा। क्लियर? और एक हमारा क्या बनेगा n। तो एक दो तीन और एक हमारा, ठीक है, ये तीन तरह के फोर्स है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, मैं पहले n की बात करता हूं या पुलिंग फोर्स, मैं पहले बात करता हूं पुलिंग फोर्स का, उसके बाद मैं बात करता हूं n का, और उसके बाद मैं बात करता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप जरा ध्यान से देखिए इन तीनों फोर्सेस, उसके बाद मैं बाकी चीजें आपको डिटेल से बताऊं। सो प्लीज टेंशन मत लेना, आराम से देखना, एक एक चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब हमारा पुलिंग फोर्स, बताइए पुलिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इस सिचुएशन में, पुलिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताइए, पुलिंग फोर्स तो बताइए कितनी होगी। तो आप जान लो, आप जो भी थीटा रखोगे पुलिंग फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा ही होगी। अरे आप कोई भी थीटा रखो पुलिंग फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा ही तो होगी। अगर आप कोई भी थीटा रखो पुलिंग फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा ही होगी। यस या नो? तो आप चाहे 10 डिग्री रखोगे तो mg sin 10 डिग्री, 20 डिग्री रखोगे तो mg sin 20 डिग्री, तो इसमें तो कोई शक नहीं होगा कि सर mg sin
थीटा ही होगा। तो मतलब पुलिंग फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा, यहां भी mg sin थीटा, यहां भी mg sin थीटा। बस याद रखना ये थीटा 10, 20, 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि मैंने अगर 40 डिग्री लिया, समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री से कम। यहाँ पे mg sin थीटा मतलब mg sin 40 डिग्री, और यहाँ पे क्या हुआ mg sin 50 डिग्री, mg sin 59 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया पुलिंग फोर्स। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्या तीनों में फॉर्मूला सेम होगा लेकिन एंगल हिसाब से अलग अलग होगा? क्या तीनों में सेम फॉर्मूला होगा या अलग अलग होगा? तो तीनों में सेम होगा, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg cos थीटा, होगा कि नहीं होगा? यहां भी क्या होगा mg cos थीटा, यहां भी क्या होगा mg cos थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, फॉर्मूला सेम है रे भाई। क्या यहाँ ये और ये तीनों वैल्यू एक है या अलग अलग है? लॉजिक से बताइए, तीनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है? अरे ये तीनों वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग है रे भाई। हाँ, पूरा फील आ रहा है आपको इसका। अब आगे देखिए, मजा आ जाएगा, थोड़े देर बाद आपको मजा आ जाएगा। अच्छा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लिखेंगे? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे कितनी? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू mg cos थीटा, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे म्यू mg cos थीटा, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे म्यू mg cos थीटा। क्या ये सारी बातें सबको फील आ गई? ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दिया। क्या ये सारी बातें सबको फील आ गई? प्लीज ईमानदारी से बताइए। बहुत अच्छे, शानदार, जानदार, असरदार, तुम लोग बोलो, बहुत अच्छे। अच्छा अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, आप फोर्सेस को कंपेयर करो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, इस सिचुएशन को मैं मिटाता हूं, और देखो थीटा इज लेस देन फाइव, थीटा इज इक्वल टू फाइव, थीटा इज ग्रेटर देन फाइव। अच्छा एक बात बताइए, अब बताओ पुलिंग का जो खेल चल रहा है, ये ब्लॉक के जो मूवमेंट का खेल चल रहा है, कौन कौन से फोर्सेस जिम्मेदार है? 1, 2, 3 में कौन कौन डिसाइड करेंगे ब्लॉक के मूवमेंट? 1, 2, 1, 3, 2, 3 कौन डिसाइड करेगा ब्लॉक के मूवमेंट? कौन कौन से फोर्स डिसाइड करने वाले हैं ब्लॉक के मूवमेंट? 1, 2, 1, 2, 3 या 1, 3? कौन ब्लॉक के मूवमेंट को डिसाइड करेगा? बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं सारे लोग। तो ब्लॉक के मूवमेंट को डिसाइड करेगा 1 और 3। आहा, फील आ गया। अब जरा सोचना, तो बताइए इस सिचुएशन में 1 वाला फोर्स बड़ा है या 3 वाला? अरे आहा, इस सिचुएशन में कौन सा फोर्स बड़ा है? जब एंगल छोटा होगा कौन सी फोर्स बड़ी होगी, 1 वाली या 3 वाली? अरे 1 वाली या 3 वाली रे? तो 3 वाली बड़ी होगी। क्या बात है सर। यानी कि अगर आप इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि म्यू mg cos थीटा यहाँ पे बड़ा है, तो म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। ओहो, पूरा फील आया या नहीं? तो देखो म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। क्लियर? अच्छा बताइए इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा? लॉजिक से बताइए इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा? इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा, 1 वाला या 3 वाला, या दोनों बराबर? दोनों बराबर होगा। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। पूरा फील आ रहा है सर। अच्छा बताइए इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा, 1 वाला या 3 वाला? इस सिचुएशन में कौन बड़ा होगा, 1 वाला या 3 वाला? 1 वाला बड़ा होगा। क्या बात है। तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। ओहो, पूरा फील आ रहा है। अच्छा अब जरा सोच के बताना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब जरा सोच के बताइए, बताइए एक्सीलरेशन। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज कंसेप्ट, अब आपका कंसेप्ट का चेकिंग यहीं पे होगा। जरा ध्यान से देखिए, इसलिए मैं इसको रेड लाइन से लिखा। बताइए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू mg cos थीटा या mg sin थीटा? फटाक से बताइए यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे? बताइए फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्या लिखेंगे, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा लिखेंगे या mg sin थीटा? अरे फटाक से सारे लोग बताओ कौन सी वैल्यू लिखेंगे, mg sin थीटा। क्यों? समझ गए हो सारे लोग? क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन की औकात ज्यादा है, औकात ज्यादा है और जरूरत कम है, तो फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा, जरूरत के बराबर लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लिखोगे वो mg sin थीटा। ये बड़ा ही खास है, ये स्टेटमेंट बड़ा ही खास है, इसलिए इसको मैंने रेड से लिखा। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, यहां से आते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात बैठा रहता है कि अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है म्यू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन हमेशा लगेगा म्यू mg cos थीटा। ना ना, पहले एंगल चेक करो, देखो कि वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है या बड़ा है, तब लिखना बेटा। ये नहीं कि आया फट सारे म्यू mg cos थीटा तो लगेगा फ्रिक्शन ना, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जानते हुए भी आप एरर करोगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जानते हुए भी आप एरर कर जाओगे और बाहर निकलोगे बोलोगे अरे सर गलती होगी, समझो।
ठीक है। अच्छा आप बताइए यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, म्यू एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा? अरे दोनों लिख सकते हैं रे भाई, किसी एक को लिखो काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जगह बचाने के लिए एम जी साइन थीटा लिखता हूँ, लेकिन आप दोनों में से किसी को भी लिखो काम चल जाएगा। क्लियर, फ्रिक्शन दोनों के बराबर नहीं, कोई एक फोर्स के बराबर नहीं लगेगा। अच्छा अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपने औकात के बराबर लगेगा या जरूरत के बराबर? तो यहाँ पे समझ ही गए होगे, जरूरत तो बेटा एम जी साइन थीटा है, लेकिन आप जरूरत के बराबर नहीं लग सकता क्योंकि बेटा का औकात कम है और आप जानते हो। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर लगेगा, एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो देखो मैंने इसको स्पेशल लाइन दिया है, मैंने इस रेड लाइन में लिखने की मेरी मेन मोटो क्या थी, आप समझ में आया? क्या सबको ये बात फील आ गया? तो सबको समझ में आ गया वो छोटे एंगल में फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर लगता है, ये बात सबको फील आ गई। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग चीज है और लगने वाली फ्रिक्शन अलग चीज है, हमेशा कंपेयर करना, हमेशा हमेशा हमेशा, रट्टा मारोगे फंस जाओगे। क्या ये पूरा ग्राफ, ये पूरा टेबल सबको समझ में आ गया? क्या ये पूरा टेबल सबको समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अच्छा बताइए, अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो जरा ध्यान से देखिए, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया तो मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड करूंगा और मैं कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक की। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक यहाँ कितनी होगी? बताइए यहाँ पे ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? यहाँ पे ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? सारे लोग ईमानदारी से फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? अरे सब लोग बताओ रे भाई, यहाँ पे ब्लॉक तो मूव ही नहीं करेगा। क्यों भैया? समझ लो, फ्रिक्शन की बोलबाला है और आप जानते हो जहां फ्रिक्शन का बोलबाला होता है वहां तो वो चाहता है कि ब्लॉक मूव ना करे। तो समझ गए होगे, और आप चेक भी कर सकते हो। देखो इस सिचुएशन को आप देखोगे तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो ब्लॉक में दो फोर्स लग रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। ब्लॉक में एक एमजी साइन थीटा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ब्लॉक में इधर एमजी साइन थीटा और इधर कौन सी, म्यू एमजी कॉस थीटा या एमजी साइन थीटा? अरे फटाक से बताओ, इधर कौन सी, म्यू एमजी कॉस थीटा या एमजी साइन थीटा? इधर कौन सी? अरे बोल रहे भाई, जल्दी बोल। हाँ एमजी साइन थीटा, वेरी गुड, इधर लगेगा एमजी साइन थीटा। तो दोनों फोर्स तो बराबर हो गए ना, और अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ जीरो होगा। क्या ये बातें सबको फील आ गई? अगर बेटा फ्रिक्शन अपने औकात के बराबर लगने लगता तो पता चलता ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ले उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। क्या ये सबको फील आ गई? अब आगे देख, अब आगे देख, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, फटाक से बता। यहाँ एक्सेलरेशन कितनी होगी, फटाक से बता। यहाँ एक्सेलरेशन कितनी होगी? जीरो होगी। वेरी गुड, यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा क्या यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो होगी? यस या नो? यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो होगी क्या? यस या नो? नो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। अब सोचो यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ओहो, यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो देख, इधर लग रहा है एमजी साइन थीटा, इधर लग रहा है म्यू एमजी कॉस थीटा। बताओ कौन बड़ा है, एमजी साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा वाला या कॉस थीटा? अरे फटाक से बोल रहे, कौन बड़ा है? साइन थीटा वाला बड़ा है। तो बताइए अब आप समझ गए, अगर दो फोर्सेस के बीच में जानी दुश्मनी चल रही है, दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं, 36 का आंकड़ा है, तो बताओ वो फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे? तो आप समझ गए। अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे, इधर लगेगा एमजी साइन थीटा, और अगर आप इधर देखोगे इधर लगेगा म्यू एमजी कॉस थीटा। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है या मैं बतलाबाजी कर रहा हूँ? और आप जरा देखो नेट फोर्स की बात करोगे, एक्सीलरेशन, तो देखो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, तो आप क्या लिखोगे? एमजी साइन थीटा माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा। पूरा फील करेंगे सारे लोग, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू ma। क्या मैंने सही लिखा या गलत? अरे क्या मैंने सही लिखा या गलत? क्या मैंने, अरे वाह क्या बात है सदाम, वेल डन, वेल परफॉर्म्ड। क्या ये सबको फील आ रहा है? देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी हो कुछ ज्यादा फास्ट मैंने पढ़ा दिया क्या? कुछ ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या? थोड़ा स्लो करूँ या पेस ठीक है? थोड़ा स्लो करूँ या पेस ठीक है? स्लो या पेस ठीक है? नो सर सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाना है ना मुझे, ठीक है? आप जरा सोचो, अगर आप इसमें से एक को माइनस करोगे तो एम एम कैंसिल, तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ओहो सॉरी म्यू जी कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अरे जरा ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो आप लिख सकते हो, जी कॉमन कर दो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। पूरा फील आ गया ये एक्सेलरेशन। और आप फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्सेलरेशन म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अरे जरा सोचो, यहाँ पे एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? मतलब म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये फील भी आता है। म्यू ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, और अगर मान लो म्यू जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ म्यू जीरो हो गया तो देखो ये टर्म गायब हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। ओहो हो, पूरा फील आ रहा होगा। जरा ध्यान से देख, क्या ये बात सबको फील आ गया? सो प्लीज सारे लोग एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्या ये बात सबको फील आ गया? प्लीज सारे लोग एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो जरा ध्यान से देखो, जब थीटा होगा बड़ा, तुम्हारा जो डाउट है एक बार फिर से क्लियर, अरे जब थीटा होगा बड़ा तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, mg sin थीटा ज्यादा और म्यू mg cos थीटा कम। तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर है, ये वाला। तो ये क्या करेगा, ऐसे खींचेगा ट्रर। अच्छा जब ये ऐसे खींचेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, me। तो पुलिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, अरे ये फोर्स माइनस ये फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू ए। तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्या, एम कैंसिल कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। मैंने g कॉमन ले लिया और देखो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, मतलब दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हाई है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, अगर थीटा पाई से ज्यादा है, तो ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा और ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होगी वो इस फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है ये बात मैंने आपको समझा दी एंड आई होप कि आप लोगों ने इस पूरे पार्ट को फील किया हो। और आपको बोर्ड में सिर्फ एक ही याद रखना, आपको बोर्ड में सिर्फ यही काम का चीज है, बोर्ड में याद रखेंगे, समझ में आ रहा है, सिर्फ ये इक्वेशन। आप जरा सॉल्व करो इस इक्वेशन को, mg कैंसिल तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आएगा। क्या सबको ये बातें फील आ गई, क्या सबको ये बातें फील आ गई? सो प्लीज एक बार सारे लोग मार्किंग करें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो अब इस सेगमेंट को थोड़ा सा और मजेदार करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे गेम में हम लोग एक चीज भूल गए, याद करो हम लोग क्या भूले, कोई मुझे बता सकता है हम लोगों ने क्या भूला इस पूरे गेम में? कोई मुझे याद करके बता सकता है इस पूरे गेम में हम लोगों ने क्या भूला है? कोई मुझे बता सकता है इस पूरे गेम में हम लोगों ने कुछ मिसिंग किया है? कोई मुझे एक बार कमेंट करके बताओ क्या मिस किए। हाँ बोलो उत्सव, क्या भूल गए उत्सव? काइनेटिक म्यू इज इक्वल टू स्टैटिक म्यू। ना 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 ना, इसी टॉपिक में एक और छोटा सा लिंक है, याद करो नेट कांटेक्ट फोर्स। अरे याद करो आर को हम लोगों ने अभी तक काउंट नहीं किया, अरे याद करो यहाँ पे आर के भी तो रोल को हम लोग समझ सकते हैं। ओ हो फील नहीं आया, मतलब यहाँ पे आर का क्या इंपॉर्टेंस है, आर यहाँ पे कैसे वर्कआउट कर रहा है, इस बात को भी तो समझेंगे। तो पूरी कहानी को भी समझाता हूँ, और आर इतना ही नहीं, अभी अभी एक क्लास और चलेगा आर की कहानी, तो डोंट टेक टेंशन, जरा ध्यान से देखना। अब हम लोग आर को समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतना तो समझ रहे हैं जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं हम, अरे जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं mg sin थीटा बढ़ रहा है और फ्रिक्शन घट रहा है। मैं मानता हूं जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं mg sin थीटा बढ़ रहा है और फ्रिक्शन घट रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तो mg sin थीटा बढ़ रहा है और फ्रिक्शन घट रहा है, चलिए ये बात तो हमने फील कर लिया। लेकिन सवाल उठता है सर आर किस तरह से चेंज हो रहा है? नेट कांटेक्ट फोर्स, याद करो नेट कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से फोर्सेस होते थे, नेट कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्सेस को काउंट करते थे आप? नेट कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्सेस काउंट होते थे, शॉर्ट में लिखिए कौन से दो फोर्सेस, वेरी गुड, नॉर्मल और फ्रिक्शन। अरे याद करो नेट कांटेक्ट फोर्स में कौन से दो फोर्सेस काउंट होते थे, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का वेक्टर एडिशन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का वेक्टर एडिशन। तो अब हम लोग बात करेंगे आर की, तो अब आप सुनेंगे आर की कहानी मेरी जुबानी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा एन को हटा देता हूं, क्योंकि एन, अरे अरे एन को कैसे हटाऊंगा, एन को कैसे हटाऊंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा mg cos थीटा, एन ही तो हमारा काम का चीज है रे बाबा, एन ही तो हमारा काम का चीज है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको पुलिंग फोर्स को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। आप क्या करना नीचे एक्सटेंड करके लिख लेना, आप क्या करना नीचे एक्सटेंड करके लिख लेना। कुछ लोग कहेंगे सर आपका भी ये यहाँ पे तो जगह है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सबसे खतरनाक पार्ट है, ये सबसे खतरनाक पार्ट है, इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर से करूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे आर की। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, जरा फील कीजिएगा। अच्छा जरा सोचिए, जो आर होती है, जो आर होती है वो क्या होती है, जरा समझिए। तो जो आर होती है वो एन और एफ के बीच का रिजल्टेंट फोर्स है, आर एक तरह से कांटेक्ट फोर्स है, याद करो आर क्या है, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा बताइए आर जो एडिशन है, जब आप लिखते हो आर, आर का जो मैग्नीट्यूड लिखते हो mg, अच्छा आर का जो लिखते हो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बताइए एफ में कौन सी एफ है, ये बताओ एफ में कौन सी एफ है, स्टार्टिंग ये लिमिटिंग वाली है या जो लग रही है वो है, ये कौन सी एफ होती है, लिमिटिंग वाली या लगने वाली? अरे ये कौन सी एफ होती है, लिमिटिंग वाली या लगने वाली? वेरी गुड, ये लगने वाली फोर्स होती है, अरे ये लगने वाली फोर्स होती है, वेल डन। अच्छा आप जरा देखना मजा आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा बताइए यहाँ पे जो आर को जोड़ेंगे, यहाँ पे जब आर को जोड़ेंगे तो बताइए यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, तो बताइए हम लोग एफ एल को जोड़ेंगे या एफ को जोड़ेंगे, बताइए हम लोग ये पहला दूसरा तीसरा, तो बताइए पहला के साथ किसको जोड़ेंगे, दूसरा वाले को या तीसरे वाले को?
अरे बताइए पहले के साथ किसको जोड़ेंगे, दूसरे वाले को या तीसरे के, वेक्टर एडिशन किसके साथ करेंगे, तीसरे का, वेरी गुड। अच्छा आप जरा चेक कीजिए, तो एक काम करता हूं मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, एक्सेलरेशन भी आप फील कर रही होगी, इसको भी मैं मिटा देता हूं, तो जरा देखता हूं कि क्या आता है इसकी आंसर। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस, तो थोड़ा सा इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप समझिए कि अब मैं क्या करने वाला हूं, तो जरा देखिए आर इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अरे जरा ध्यान से देखिए, जिस समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होती उस समय क्या होगा, फील करना, आर कितना लगेगा। तो ब्लॉक तो बेटा ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखना, ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अरे ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एन तो इधर लग रहा है, हा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, क्या बात है सर, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो बताओ आर का डायरेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों, देखो ब्लॉक नीचे जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, ब्लॉक नीचे जा रहा है, इस सिचुएशन में यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो एन इधर और फ्रिक्शन इधर, तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर, अरे जरा ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। अरे बोलो फील आया कि नहीं आया, अरे बोलो यही है हमारा आर का डायरेक्शन, अरे यही हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स, जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। आहा, कुछ लोग बोलेंगे क्या बात है सर, एक एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या बात है सर, एक एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, जिनका कोचिंग क्लासेस है वो लीव कर सकते हैं, अब आप लीव कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, आप लीव कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएंगे, सो डोंट टेक टेंशन, जितना मुझे आज खत्म करना है मैं पढ़ाऊंगा, सो बिल्कुल टेंशन मत लेना, खाली बस जाते जाते अपना मार्किंग छोड़ के जाओ, कैसा लगा आज का क्लास, बस और कहानी समाप्त। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, अरे जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सबको समझ में आया, तो ये हो गया हमारा आर की वैल्यू, मुझे लगता है ये बात सबको। अच्छा आप जरा देखो इस वैल्यू का कैलकुलेट करो, अच्छा बताओ ये वाली वैल्यू कितनी है, तो इस सिचुएशन में जब एंगल छोटी थी तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो mg cos sin थीटा के बराबर था, और ये वाली वैल्यू कितनी थी, mg cos थीटा के बराबर थी। अच्छा बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, mg sin थीटा का स्क्वायर करोगे, mg cos थीटा का स्क्वायर करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी mg, क्योंकि mg कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। मतलब यहाँ पे ये बड़ा खास चीज, इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर की वैल्यू mg हो जाएगी, क्या सबको समझ में आया, मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के बराबर लगेगा, छोटे एंगल में क्या होगा, समझ में आया सबको, क्या ये बात सबको समझ में आई, mg के बराबर क्यों होगा, क्या ये सबको समझ आया, प्लीज एक बार सारे लोग यस सर बोलो, क्या ये समझ में आया, मतलब छोटे एंगल में वेट ऑफ द बॉडी अगर मान लो 10 केजी की मास, तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो गया 100, तो छोटा एंगल है, तो बेटा आर की वैल्यू 100 ही लेगी, और आप एंगल भी चेंज करोगे, देखो आप थीटा बढ़ाओगे ये वाली, तो ये भी बढ़ेगी, और दोनों, अच्छा ये बढ़ेगी ये घटेगी, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा, mg का। मतलब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो छोटे एंगल में डिपेंड नहीं करता कि आप 10 डिग्री पे देख रहे हो, 20 पे देख रहे हो, 30 पे देख रहे हो या 40 पे देख रहे हो, हर बार आर की वैल्यू वेट के बराबर लगेगा, कितना, वेट के बराबर, और कितनी होती है वेट, mg, कितनी होती है वेट, mg, मतलब आर की वैल्यू mg के बराबर लगेगा, दैट्स द फंडा, है ना मजेदार ये बात, यानी कि आर का वैल्यू एंगल के साथ चेंज नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई चेंज हो रहा है, जरा ध्यान से, फ्रिक्शन भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन आर बेटा रुका हुआ है, ना मैं तो वेट के बराबर ही लगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या फील आया, अब आगे सोचो, अच्छा यहाँ भी क्या होगा, तो आप इसका और इसका वेक्टर एडिशन करोगे तो यहाँ भी mg के बराबर ही लगेगा, यहाँ भी क्या होगा, mg के बराबर ही लगेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे जाओगे प्यारे बच्चों, तब आपको समझ में आएगा, ना यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ mg cos थीटा था और mg sin थीटा, लेकिन यहाँ पे देखो mg cos थीटा है और म्यू mg cos थीटा है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, अरे इसका मतलब समझ में आ गया, तो अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन को, तो जब आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो mg cos थीटा का स्क्वायर लिखोगे प्लस म्यू mg cos थीटा का स्क्वायर लिखोगे, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, और इसका रूट करोगे तो ये हमारा आर होगा, अब इसमें mg cos थीटा को बाहर निकाल दो, तो देखो ये क्या आएगा, रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये बात सबको समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg सॉरी mg cos थीटा इंटू रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई, mg cos थीटा रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब जरा देखो, तो देखो पहले क्या हो रहा था, आर तो चेंज ही नहीं हो रहा था, आर कांस्टेंट था ना, जैसे एंगल बढ़ रहा था आर कांस्टेंट था, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज के बाद क्या हुआ, देखो आर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, लॉजिक से बता आर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, अरे लॉजिक से बता आर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, अब बताओ आर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, आर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, अरे बेवकूफ थीटा पे गेम आ चुका है, अब गेम थीटा पे आ चुका है, जरा ध्यान से देखो,
तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, अरे थीटा पे गेम आ गया, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू घटेगी, अब r की वैल्यू घटने लगी। अरे बुढ़वा की एक्सप्रेशन बड़ा लगने से क्या हो रहा है, ये अब r की वैल्यू घटेगी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जरा ध्यान से, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा r की वैल्यू घटेगी। क्या सबको ये बात फील आया? क्या ये बात सबको फील आ गया? प्लीज ईमानदारी से बोलिए, क्या ये बात सबको फील आ गया? जरा ध्यान से देखिए इस पूरे बात को, एकदम अच्छे से समझ गए सारे लोग? क्या सारे लोग एक एक चीज पॉइंट को क्लियरली समझ गए? क्या सारे लोग एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ गए? अच्छा, अगर अब आप समझ गए तो चलिए अगला अब हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। क्या ग्राफ डिस्कस करें या नहीं? क्या ग्राफ डिस्कस करें या नहीं? ईमानदारी से बोलिए, जैसा बोलेंगे ग्राफ बता दूं या नहीं? जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे, ट्यूशन है तुझे तो तुम जा सकते हो शिवम, कोई बात नहीं, यू मे लीव नाउ, तुम ट्यूशन जा सकते हो, नो होमवर्क, ठीक है? सर होमवर्क दे दीजिए। नहीं नहीं, ये कर देते हैं, और आज कुछ गोल्डन क्वेश्चन पूछेंगे और छुट्टी करेंगे ना, ठीक है? अभी का अभी देखते तो मजा आ जाएगा। क्या ग्राफ करा दें? क्या ग्राफ करा दें? अरे यस या नो बोलो मेरे भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उन दोनों को कंसीडर करेंगे क्या? यहाँ पे अभी फिलहाल मैं कंसीडर कर रहा हूं दोनों को सेम, लेकिन मैं आपको अगले क्लास में जब ग्राफ बताऊंगा, जब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा। समझ रहे हो ना उत्सव मैं क्या कह रहा हूँ? कंसेप्ट वही रहेगा, ग्राफ में स्लाइड चेंज आएगा, ठीक है? क्योंकि अचानक से म्यू के बन जाएगा, म्यू एस बन जाएगा म्यू के, मोशन के दौरान क्या हो जाएगा, म्यू एस क्या बन जाएगा, म्यू के, तो थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा। क्या उत्सव समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, थोड़ा सा डाउनफॉल होगा ग्राफ में। हाँ बिल्कुल, उसको हम अगले क्लास में एकदम पूरा ग्राफ सही एकदम जबरदस्त तरीके से बताएंगे, तुम थोड़ा सा पैसेंस रखो, इस बार हम लोग हर चीज कवर करेंगे और वो भी डिटेल से, समझ में आ रहा है? एकदम इतना डिटेल से कवर करेंगे कि तुम बोलोगे क्या बात है सर, ठीक है? अच्छा तुम लोग खुद सोचो, इस टॉपिक को तुम इतना डिटेल से कभी कहीं नहीं सोचे भी नहीं होगे कि इतना डिटेल से हो सकता है, ठीक है? तो चलो अब हम लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम यूएस और यूके को सेम मान के चल रहे हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अभी हम आपको और फील करेंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है? देखो अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं ग्राफ पे, ठीक है? हम लोग देखना चाहते हैं कि थीटा बढ़ाते जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल में चेंज लाएंगे बाकी फोर्सेज में किस तरह से चेंज आएगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस ग्राफ से, ठीक है? तो हम लोग एक मल्टीपल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा है थीटा और ये हमारा फोर्स वाला लाइन है। अब मैं यहाँ पे कोई फोर्स का नाम क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि मैं एक ही ग्राफ में सारे फोर्स को काउंट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है? ये फोर्स वाला लाइन है, ऐसा आप कह सकते हो, हम उन सारे फोर्सेस को इस ग्राफ में काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो सब आ सकते हैं, ठीक है? ये थीटा हमारा। अच्छा थीटा क्या है? वेरिएबल है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो चलो हम लोग एक छोटे छोटे एंगल्स पे बात को देखते हैं। थीटा हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक एंगल हमारा खास होगा जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, फाई, ये हमारा एंगल खास होगा, ठीक है? फाई हम कहेंगे, या थोड़ा सा समझाने के लिए मैं फाई को थोड़ा सा किनारे शिफ्ट करता हूं, ये हमारा फाई है, ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला सिचुएशन इधर है, जब हमारा थीटा फाई से कम होगा तब क्या होगा, जब हमारा थीटा फाई से ज्यादा होगा, तो तीसरा सिचुएशन, और जब हम थीटा फाई के बराबर लेंगे तब क्या होगा? आप जानते हो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? पाई बाई 2, समझ में आ गया? अच्छा अब एक एक करके सारे ग्राफ को समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इस पूरे गेम को अच्छे से देखें तो बताओ, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, पूरा समझ में आ जाएगा। बताइए पुलिंग फोर्स mg sin थीटा जो ब्लॉक को पुल करना चाह रहा है नीचे की तरफ, वो थीटा के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? फटाक से कमेंट करके बताइए, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वो वाली फोर्स बढ़ रही है या घट रही? पुलिंग फोर्स mg sin थीटा बढ़ रही है या घट रही? mg sin थीटा बढ़ रही है, वेरी गुड। और जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 का मतलब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये लगभग वर्टिकल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। उस समय बेटा ये तो सीधा नीचे आएगा, जरा ध्यान से देख, उस समय बेटा ये सीधा नीचे आएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो जरा देखो, आप जरा देखोगे तो आप फील करोगे कि जैसे जैसे, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, आप फील करोगे इस ग्राफ को कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये वाली वैल्यू बढ़ी। ये कौन सी फोर्स है? पुलिंग फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? पुलिंग फोर्स। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? mg।
क्या ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? देखो ये mg sin थीटा का कर्व है, क्या ये ग्राफ सबको समझ में आ गया? अरे यस सर बोल रहे भाई, ये पुलिंग फोर्स का ग्राफ है। ये कौन सा फोर्स का ग्राफ है? पुलिंग फोर्स का ग्राफ। आहा, पूरा फील आ रहा है। अच्छा, अब आप आगे देखिए, अब आप इस ग्राफ को आगे देखिए, पूरा फील आएगा आपको, सो डोंट टेक टेंशन। अब आप इस ग्राफ को आगे देखिए। अच्छा बताइए, जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे एंगल चेंज कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की औकात बढ़ रही है या घट रही है? फ्रिक्शन फोर्स की औकात बढ़ रही है या घट रही है? फटाक से बताइए, फ्रिक्शन फोर्स का औकात बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। अच्छा बताइए, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम औकात कितनी थी? तो म्यू एमजी, म्यू की वैल्यू जनरली 1 से कम होती है, कभी कभार म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। कब होती है ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम म्यू एस, म्यू के और म्यू पे डिस्कशन करेंगे। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? तो हम उस टॉपिक पे अलग से चर्चा करेंगे, सो डोंट टेक टेंशन। क्या जरा ध्यान से देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो ये हमारा है म्यू एम जी, तो जरा समझो, जिस समय थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी उस समय फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो आप जरा देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जरा ध्यान से देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घटती चली जाएगी और इस जगह पे जाके 0 हो जाएगी। ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। तो देखो ये वाला जो ग्राफ है हमारा एफएल का ग्राफ है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो पुलिंग फोर्स का ग्राफ है, mg sin थीटा। क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक ये ग्राफ क्लियर या नहीं? एक बार प्लीज सारे लोग मार्किंग करो, ये ग्राफ आपको कितना क्लियर हुआ? प्लीज एक बार सारे लोग मार्किंग, ये ग्राफ आपको कितना क्लियर हुआ? सारे लोग एक बार प्लीज मार्किंग करो। चलो बहुत अच्छा। अब सबसे मेन ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे मेन ग्राफ कौन है समझ लोगे? कौन सा ग्राफ समझ लोगे? फ्रिक्शन। याद रखना ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ है रे भाई। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन का, तो जरा ध्यान से देखना, ये सबसे मेन ग्राफ है, इसलिए इसको मैं सबसे मेन कलर से यूज कर रहा हूं, येलो कलर, येलो येलो डर्टी फेलो। तो जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं? फ्रिक्शन की। एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे देखो, यहाँ दो लोगों में मारामारी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, जरा कंपेयर करके बताइए कौन ज्यादा है, ये फ्रिक्शन या पुलिंग फोर्स? तो देखो इस किसी भी एंगल में देखोगे कौन ज्यादा बड़ा वैल्यू है? तो जरा लॉजिक से बताओ कौन बड़ी वैल्यू है, ये या ये? अरे लॉजिक से बताओ, ये बड़ी या ये बड़ी, फ्रिक्शन या पुलिंग? तो देखो बेटा यहाँ पे तो औकात ज्यादा है फ्रिक्शन का। अरे जरा ध्यान से देखो, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है और ये पुलिंग फोर्स की वैल्यू कम है। जरा समझो, जरा देखो, मान लो अगर मैं कोई एंगल लेता हूं तो तुम्हें पता चला रही है 10 है, तो बेटा औकात तो 20 है, औकात ज्यादा है। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स किसको फॉलो करेगा? व्हाइट वाली को फॉलो करेगा या पर्पल वाली को? अरे फ्रिक्शन किसको फॉलो करेगा? इस व्हाइट को फॉलो करेगा या पर्पल को? बताओ फ्रिक्शन किसको फॉलो करेगा? पर्पल को फॉलो करेगा। क्यों? समझ में आ गया ना? फ्रिक्शन बोलेगा बेटा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत है कम, इसलिए फ्रिक्शन पर्पल को फॉलो करके यहां से यहां तक जाएगा। अरे देख फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ रिपोज बढ़ाते हो फ्रिक्शन की लगने वाली फोर्स बढ़ती चली जाती है। भले उसका औकात यहाँ ज्यादा था लेकिन लग तो वो रहा है mg sin थीटा की। लेकिन अब आगे देखो क्या होगा, जैसे ही आप इधर आ जाओगे, जैसे ही आप इधर आ जाओगे, बोलो क्या होगा? औकात ज्यादा, औकात ज्यादा या जरूरत ज्यादा? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जरूरत, औकात ज्यादा था, यहाँ पे औकात ज्यादा था, और यहाँ पे बेचारे की औकात हो गई कम और जरूरत हो गई ज्यादा। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किसको फॉलो करेगा, औकात को या जरूरत को? अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किसको फॉलो करेगा, औकात को या जरूरत को? औकात को। मतलब अब फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स को फॉलो करने लगेगा। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ते हुए मैक्सिमम हो रही है। और जरा ध्यान से देखो, फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगता है? तो एंगल ऑफ रिपोज में ही लगता है। ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब लगती है? एंगल ऑफ रिपोज में ही लगती है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं तो ज्यादातर लोग, अगर कोई पूछेगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, घट के बढ़ रही है, बढ़ के घट रहा है, तो लोग क्या करते पता है? तुरंत फॉर्मूला लगा दे, अच्छा म्यू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो बेटा थीटा के साथ थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगातार घटेगा, जबकि सच ये नहीं है। ध्यान से देखो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम तक पहुंची और फिर घटने लगी। क्या ये बात सबको फील आ गई? क्या ये बात सबको फील आ गई? तो ये है लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू,
और इसे आप कहोगे एफ एक्ट, लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। एफ एक्टिव, जो फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन की वो वैल्यू जो एक्ट कर रही है, सो ये वाली वैल्यू है एक्टिव फोर्स। समझ में आया? और तुमने एक चीज और ध्यान दिया होगा, जहां पे जरा देखो, जहां पे पुलिंग फोर्स, जरा देखो तो ये पॉइंट बड़ा खास, इस पॉइंट में दो चीज आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते। जरा देखो, फ्रिक्शन एक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब लगने वाले फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, पहला। और ये पॉइंट क्यों खास है, तो जरा ध्यान से देखो, ये वही पॉइंट है जहां पे फ्रिक्शन की औकात और जरूरत दोनों बराबर है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे वही फोर्स है जहां पे पुलिंग फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इस जगह पे एक और पॉइंट नोट कर सकते हो कि यहाँ पे mg sin थीटा की वैल्यू और म्यू mg cos थीटा की वैल्यू दोनों क्या है, यहाँ पे mg sin थीटा की वैल्यू और म्यू mg cos थीटा की वैल्यू दोनों बराबर है। ये खास चीज है। क्या सबको ये ग्राफ फील आ गया? क्या सबको ये ग्राफ फील आ गया? प्लीज ईमानदारी से बताइए, क्या सबको ये ग्राफ फील आ गया? ठीक है, क्या इस लेवल में पढ़ेंगे और एडवांस का कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या ये बात सबको समझ में आए? एक और ग्राफ बचा है, कौन सी ग्राफ बताओ? आर। एक और ग्राफ बचा है आर। सो देखो प्यारे बच्चों, मैं आर को ड्रॉ कर देता हूं और अगले क्लास में इस ग्राफ को और डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, आप आर को देखो तो बताओ, आर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या होगी? कांस्टेंट होगी या बदलेगी? यहां से लेकर यहां तक आर की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट या बदलेगी? कांस्टेंट होगी। तो ये ग्राफ mg के बराबर होगा। तो देखो, आर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट होगी, यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट। उसके बाद आर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? उसके बाद आर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। उसके बाद देखो, आर की वैल्यू डिक्रीज करके चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू डिक्रीज करते हुए जीरो में। ठीक है, क्लियर? ये मोटा मोटी अभी मैंने बनाया इस ग्राफ को, मुझे लगता है ये ग्राफ आप फिल क्यों। ठीक है, जो लोग थोड़े से लॉजिकल है, यहाँ पे दो बार ग्राफ कट होता है, एक ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल तो खास है, और एक बार यहां भी तो ग्राफ कट हो रहा है, ये वाला एंगल भी खास है। आपका होमवर्क क्या होगा, जरा ध्यान से सुने, ये वाला एंगल किस मामले में खास है, आप मेरे को अगले क्लास में सोच के जरूर बताना। ठीक है, ये वाला एंगल को तो एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, तो फिर ये एंगल क्यों खास है सर, हम इस एंगल पे इतना तवज्जो क्यों दें? तो ये एंगल पे भी सवाल आ सकते हैं, और जब ये एंगल पे सवाल आएगा तो बड़े बड़े सुरमाए भी नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को फील करो, रटो मत, रटो मत। तो आपका होमवर्क होगा कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में अगले क्लास में मैं सबसे एक एक मिनट लेंगे तो सबका टाइम पार हो जाएगा। जिसके बाद जो आइडिया होगा मैं उससे इस क्लास के बारे में कुछ पूछूंगा कि ये एंगल क्यों खास है। क्या ये बात सबको फील आ गई? क्या ये ग्राफ पूरा फील आ गया? प्लीज सारे लोग एक बार ये सर बताओ,